नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास भाग 10 से जुड़े प्रश्नों को चिन्हित करके आपके लिए प्रेषित कर रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों सहित सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमारे जीवन को सजाने संवारने का काम करता है। कितनी भी हम गलतियां किए हैं, यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो उन गलतियों से सबक लेना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। इसी कारण इतिहास से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे प्रश्नों को चिन्हित किया है जो कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी अति लघुत्तरी बहुत वैकल्पिक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आने की संभावना है। प्रश्न 1 है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, सिराजुद्दौला को। आप सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और आपको यह भी पता है कि सिराजुद्दौला को षड्यंत्र के तहत पराजित किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था। प्रश्न 2, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1863 ईस्वी में बंगाल प्रांत में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न 3, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है, परंतु अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धम्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस। बी है, आर्य समाज राजा राम मोहन राय। सी है, रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय। और डी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो इन ऑप्शनों में से हमें ऑप्शन सही बताना है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। 1875 में मैडम MP ब्लावेस्टस्की, एक जर्मन रूसी रक्त महिला, ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी थी। तदनंतर कर्नल ओलकॉट भी उनमें जा मिले थे और 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप ओडियार में स्थापित किया। 1907 में कर्नल ओलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बन गई थी। प्रश्न 5, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो
हिंदू थे और इन्होंने विजयनगर नामक हिंदू राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 6, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। यह हमें प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति के स्रोत केसी श्रीवास्तव की किताब को पढ़ने से प्राप्त हो जाता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रकूट वंश का महान और प्रतापी शासक गोविंद तृतीय था। प्रश्न 7, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, वीर सावरकर। 1904 में वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी, जो मेजनी के तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की। प्रश्न 8, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हमारा सही ऑप्शन सी है, 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई। इस 7 सदस्यीय कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, जिसका भारत में पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, नगर योजना। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को नगरों की सभ्यता कहा जाता है। जैसी आजकल सड़कें चौड़ी लंबी है, यह सब हम लोगों ने सिंधु सभ्यता से चौड़ी सड़कें, समकोण प्रकार की सड़कें आदि उसे देखकर हमने विकसित किया है। प्रश्न 10, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का चलाना उसकी एक विशेषता थी। यह सांकेतिक मुद्रा तांबा की थी और तांबा की सांकेतिक मुद्रा के बदले सोना और चांदी प्राप्त हो जाता था, जिससे सोना और चांदी की ब्लैकमेलिंग होने लगी और धीरे धीरे मोहम्मद तुगलक को बहुत सारा घाटा उठाना पड़ा, इसलिए उसे सांकेतिक मुद्रा को भी बंद करना पड़ा। प्रश्न 11, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अबुल फजल। आइन ए अकबरी ग्रंथ को अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा था। इसमें अबुल फजल ने अकबर के शासन प्रबंध, कानून, नियम आदि का वर्णन किया है। आइन ए अकबरी में राजनीतिक इतिहास नहीं है, अपितु शासन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला आदि का विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न 12, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत आदि विभिन्न उपाधियों से नवाजा जाता है और इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत कुछ उचित भी है। राजा राम मोहन राय निसंदेह आधुनिक भारत के निर्माता थे। 19वीं सदी का कोई भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ऐसा न था जिसके आरंभ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सहयोग न दिया हो। प्रश्न 13, निम्नांकित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, पुरंदर।
ऋग्वैदिक देवताओं में इंद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। आर्यों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय भी दिलाई है। प्रश्न 14, निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गया तथा भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण कर ली। उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप वह सिंहासन त्याग कर भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला, जो कि वर्तमान मैसूर में है, तपस्या करने चला गया, जहां उसने संलेखना अर्थात उपवास विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न 15, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, उत्कल। उड़ीसा को हम उत्कल नाम से प्राचीन काल में जानते थे, जो कि अब उत्कल को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 16, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? तो यहां हमें मुस्लिम यात्री बताना है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था जो कालीकट के जमोरिन के यहां शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। अब्दुल रज्जाक ने अप्रैल 1443 में देवराय द्वितीय के शासन काल के दौरान विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर शहर के अद्भुत रूप और वैभव से आश्चर्यचकित होकर उसने लिखा है, मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर न देखा है, न सुना है। यह इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोटे हैं। इस तरह से वह विजयनगर देखकर अचंभित हो गया था। प्रश्न 17, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 327 ईसा पूर्व। पारसियनों के पश्चात भारत में दूसरे विदेशी आक्रमणकारी यूनानी थे। यूनान के छोटे से राज्य के शासक सिकंदर ने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। पारसिया का सम्राट डेरियस तृतीय अर्बेला के युद्ध में उससे परास्त होकर भाग गया और अंत में मारा भी गया। संपूर्ण पार्सियन साम्राज्य को अपने अधीन करके तथा विभिन्न स्थानों पर नवीन नगरों की स्थापना और अपनी सुरक्षा का प्रबंध करते हुए सिकंदर महान 327 ईसा पूर्व में भारत की ओर बढ़ा था। प्रश्न 18, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि विधानों आदि का संग्रह किया गया। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह किया गया और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया। प्रश्न 19, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक निवास करते थे। वे कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। यह औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना थी। प्रश्न 20, इंडिका का लेखक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से
299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगस्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। प्रश्न 21, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, बाल विवाह। वैदिक साहित्य में पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। वैदिक समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद में सती प्रथा के प्रचलन के स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद के एक मंत्र में विधवा से पति की चिता पर से उठने को कहा गया है। इस प्रकार से वैदिक युग में बाल विवाह सामाजिक प्रथा प्रचलित नहीं होने का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, जिसका राज्य कार्यकाल 1847 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच माना जाता है, अवध का अंतिम यह नवाब था जिसकी विलासिता एवं नवाबी का उदाहरण लोग आज भी देते हैं। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न 23, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। A.O. ह्यूम कांग्रेस के पहले सचिव थे। व्योमेश चंद्र चटर्जी जिसके प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। प्रश्न 24, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1 सितंबर 1924 में सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल अर्थात इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रकार से भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में की गई थी। प्रश्न 25, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, विशाख दत्त। विशाख दत्त गुप्त काल के विभूति थे। इनके 2 नाटक प्रसिद्ध हैं, मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम से गुप्तवंशी रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। प्रश्न 26, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, आइंस्टाइन। हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, यह बात महात्मा गांधी के संबंध में आइंस्टाइन ने कहा था। और वास्तव में महात्मा गांधी के विषय में जो आइंस्टाइन ने कह दिया वो आने वाली पीढ़ियों में शायद ही लोगों को यह भरोसा होगा कि कोई इतना दुबला पतला निर्बल जिसे हम समझते हैं जो कि अहिंसा का पुजारी था, ऐसा व्यक्ति भी भारत में हुआ जिसने अंग्रेजों को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। प्रश्न 27, मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो दिया गया ऑप्शन बी सही है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म 21 अगस्त 1540 ईस्वी को जयपुर में स्थित टोडा अथवा टोडा भीम नामक स्थान में हुआ था। उसने शेख हातिम संभली एवं शेख मुबारक नागौरी के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण की। वह उच्च कोटि का लेखक एवं अनुवादक था। उसने मुंतखब उत तवारीख एवं किताबुल अहादीस की रचना कर बादशाह अकबर को समर्पित किया था।
प्रश्न 28, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं किया गया था, इसलिए यहां जितने ऑप्शन हैं गलत है। प्रश्न 29, ब्लैक होल जिसे हम काल कोठरी के नाम से जानते हैं, यह दुर्घटना कब घटित हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, 20 जून 1756। ब्लैक होल दुर्घटना काल कोठरी 20 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल सिराजुद्दौला के शासनकाल में यह घटित हुई थी। और यह काल कोठरी 18 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े आयताकार क्षेत्रफल में बनाई गई थी, और जिसमें 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया गया था, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है। और इसका जिम्मेदार अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को ठहराया था। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, औरंगजेब। दक्षिण भारत के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब जब से दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, तो वहां इतनी उसे परेशानी दिक्कतें आई कि उन परेशानी दिक्कतों को नासूर के नाम से हम जान गए। और उस दिक्कतों ने वहां के राजवंशों ने शिवाजी सहित तमाम जो बीजापुर और तमाम क्षेत्र से, इन लोगों ने औरंगजेब को इतना परेशान कर दिया कि औरंगजेब बर्बाद हो गया और वहीं का रह गया। और अंततोगत्वा उसकी 1707 में वही मृत्यु भी हो गई। इस तरह औरंगजेब को वहां की बर्बादी माना जाता है और स्वतः वहां से वह बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? और प्रश्न 2, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। और यदि उत्तर देने में आपको समस्या होती है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को मिलती रहे। और आपके जितने दोस्त यार हैं उन सभी में इतनी ज्यादा शेयर कर दो, फैला दो कि सभी उससे लाभान्वित हों और उन अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। मैं रोज आपको प्रतिदिन रात 10 बजे वीडियो आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर अपलोड करता हूं, तो इसे देखना न भूलें। और कल आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 10 अपलोड किया जाएगा। अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। प्रतियोगी परीक्षार्थी और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है, तो आप जरूर देखें। कल पुनः आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।